जय हिंद दोस्तों। पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक तो दोस्तों मैं आपसे नाराज़ बहुत हूँ। आप कमेंट नहीं करते हो और भाई को लाइक भी नहीं कर रहे हो। अरे मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ भाई। मैं देश की सेवा भी कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए टाइम भी निकाल रहा हूँ। अपने टाइम से निकाल रहा हूँ महाराज। मैं आपसे कट्टी कर लूँगा, कट्टी कर लूँगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे। कति कट्टी कर लूँगा मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत भद्दा मजाक करता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, मेरे को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मज़ा नहीं आता है सर। तो आज दोस्तों हम आपको एक पहले से थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड चल रहा है, इस आयुष्मान कार्ड को आप एक्टिवेट कराएं। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, जितनी भी हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स हैं, उन सभी में एक आयुष्मान कार्ड चला है, जिससे हम स्वास्थ्य की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा ले सकते हैं। तो इस आयुष्मान कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पीएमजे हॉस्पिटल हैं या फिर अपने सीजीएचएस हॉस्पिटल, उनमें जाकर हर स्टेट में, हर राज्य में गवर्नमेंट सरकार ने सीजीएचएस हॉस्पिटल की व्यवस्था की हुई है, जिसमें ऑल पैरामिलिट्री के फोर्स को उसमें जोड़ दिया गया है। वहाँ जाकर आप सरकारी डिस्पेंसरी में भी जा सकते हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। जैसे कि मैंने जयपुर में आयुष्मान कार्ड को एक्टिवेट करा लिया। मेरे अपनी जितनी भी पूरी फैमिली है, उन सभी का कार्ड मैंने एक्टिव करा दिया। आपको क्या करना है? किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ आपको बताना है कि सर मुझे आयुष्मान कार्ड को एक्टिवेट कराना है। एक बार आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो, देखो कर लोगे तो आप फिर भारत में कहीं भी इलाज करा सकते हो, इंडिया में। तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना है, आपका आधार कार्ड, आपका आई कार्ड और जो आयुष्मान कार्ड है उसको लेकर आप वहाँ जाएंगे, तो वो आपका स्कैनिंग करके और आपका एक फ़ोटो चाहिएगा। फैमिली का फ़ोटो नहीं होगा तो भी चलेगा। तो वो आपका भी और आपके परिवार का भी कार्ड एक्टिवेट कर देगा। और एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप फिर कहीं भी इलाज करा सकते हो। इस सेवा का आप आराम से लाभ उठा सकते हो सर। आज सर हम बेसिक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो कोई बताता नहीं है। आज हम आपको एक हिंदी का चैप्टर लेते हैं। हिंदी का चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये फर्स्ट चैप्टर आज हम हिंदी का लेते हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हिंदी का हमारा छोटा सा चैप्टर है, अच्छे ढंग से समझेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम भाषा को लेते हैं सर। भाषा आखिर है क्या चीज? क्या है ये? क्या भला है भाषा? दोस्तों, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास नामक शब्द से मानी जाती है। कौन सा शब्द है? भास नामक शब्द से, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। भास का क्या अर्थ होता है? व्यक्त करना। तो भाषा का अर्थ है, अगर इस भाषा से ही हम इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? अपने विचारों को, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भी विचार हैं, उनको व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो तरीका, वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? भास नामक धातु से। किससे? भास नामक धातु से। ये भास नामक धातु है। इस भास नामक धातु से भाषा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति। तो भाषा की क्या परिभाषा हो गई सर? अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। या फिर हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, जो हमारी सोच है, उसको बाहर निकालने का और लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो माध्यम ही भाषा कहलाता है। और दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है?
हिंदी। कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 1949 में इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा। यानी कि केंद्र में जितने भी काम काज होंगे वो इसी हिंदी भाषा में होंगे। और यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है कौन सी भाषा? हिंदी। तो भाषा की क्या परिभाषा हो गई? अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। या फिर अपने विचारों को हम बोलकर या कहकर हम जो व्यक्त करते हैं वो माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों भाषा। इस भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, ध्वनि, साउंड, ध्वनि चिन्ह, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। और हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। कौन सी है हमारी राष्ट्रीय लिपि? देवनागरी। अच्छा, अंग्रेजी भाषा की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी है दोस्तों? रोमन लिपि। हमारी राष्ट्रीय भाषा की हिंदी की कौन सी है लिपि? देवनागरी लिपि। तो क्या परिभाषा हो गई लिपि की? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उसे लिपि कहते हैं। अब दोस्तों भाषा तो हो गया कि अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो जो हमारे ये विचार हैं उनको व्यक्त करने का कौन कौन सा माध्यम है उसी को हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। इस भाषा का डिवाइडेशन कर देते हैं। कैसे? कि भाषा को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मेन तो 2 ही भाग हैं, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी पढ़ाई की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन सी? भाषा को हम कितने भागों में बांट देते हैं? एक होती है लिखित भाषा दोस्तों, लिखित भाषा। दूसरी होती है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरी अगर हम भाषा जोड़ेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगी हमारी सांकेतिक भाषा। कौन सी है तीसरी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों भाषा की परिभाषा से ही हमने इसका क्या कर दिया? डिवाइडेशन। यानी कि भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या कहलाएगा? भाषा। अब इस भाषा को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब दोस्तों लिखित भाषा, सबसे पहले हम लेते हैं लिखित भाषा। देखो चीजों को रटना नहीं है दोस्तों, हमेशा याद इस तरह से पढ़ना है कि चीजें अपने आप समझ में आ जाए। अगर हम रटेंगे तो आगे जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले आप ले लो लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? लिखित भाषा की, लिखित भाषा की हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? कि भाषा की, लिखित की भाषा की क्या परिभाषा है? अपने मन के विचार, थॉट्स या भावों को हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं उसको ही हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि अपने मन के भावों को और विचारों को हम लिखकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण हो जाएगा, राधा ने पत्र लिखा।
राधा ने पत्र लिखा। क्या हो गया? ये लिखित भाषा हो गई। राधा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, यानी कि अपने मन के भावों को और विचारों को लिखकर प्रदर्शित करना, यानी कि एक स्थान से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचाना, लिखकर या बोलकर हम जो आदान प्रदान करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा मतलब राधा पत्र लिख रही है, राधा कहानी लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। एक होती है दोस्तों मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, अब इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी मौखिक भाषा की? अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर आदान प्रदान करना, यानी कि बोलकर और दूसरे को सुनाकर जो हम अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन के जो भाव हैं, जो थॉट्स हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, जिसको हम बोलकर प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये आजकल दोस्तों एक डायलॉग बहुत चल रहा है, बोले पुष्पा समझाए क्या, फ्लावर नहीं फायर। तो दोस्तों अपना दोस्त हूं मैं आपका, पुष्पा मत समझो। हम फौजी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, सपोर्ट करो। हम अपने वक्त अपने टाइम से निकाल कर आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स भी किया करो, जिससे हमारा मनोबल ऊपर बढ़ा रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रदान करते रहें। और तीसरी हमारी कौन सी भाषा हो गई दोस्तों? सांकेतिक भाषा। तीसरी कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि वह भाषा जिसमें लिखने और बोलने के बिना संकेतों के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचार और भावों को पहुंचाने की प्रक्रिया ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि मन के भावों को और विचारों को बिना बोले, बिना लिखे, संकेतों के आधार पर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ रही है उसे हम दोस्तों लिपि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। एक चीज और है, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किया गया। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी, गुजराती, इसमें कुल मिलाकर 22 जो भाषाएं हैं उनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाती है। हमेशा कड़ी से याद किया करो। जैसे 1762 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल पर विजय। कांग्रेस की स्थापना, फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब? इन चीजों को याद करो सर, रटना नहीं है, उनको समझना है कि कौन सी घटना कब हुई है। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मार्लो मिंटो अधिनियम 1909, बंगाल से राजधानी परिवर्तन कर दी गई दिल्ली 1911 ईस्वी में,
रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पर 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी पढ़कर भारत लौटे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1921 में सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। 1923 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, स्थापना हुई। सर चीजों को कड़ी से कड़ी बनाकर जोड़ो। 1927 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की स्थापना की गई। 1929 में लाहौर अधिवेशन में। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय शासन अधिनियम, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1947 में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 1948 में एनसीसी की स्थापना हो गई। 1962 में हमारा भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। सर चीजों को टैक्टिस से याद करो, टैक्टिस से याद करो, बड़ा इंटरेस्ट आएगा सर, बहुत इंटरेस्ट आएगा। जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। अरे आपको जहां मौका मिले एंजॉय के तौर पे जियो सर, एंजॉय के तौर पे पढ़ो, खेल खेल में पढ़ो। हम आपको एक शिक्षा का नया रूप दे रहे हैं, खेल खेल में किस प्रकार अपना माइंड का विकास करें। 1983 में वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने। 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 1984 में अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला। 1985 में होम रूल लीग कांग्रेस की स्थापना। सर याद करो, याद करो सर। फिर 1900 ये कारगिल का युद्ध अपना 99। दो 2001 में संसद पर हमला हुआ था, जो सीआरपीएफ की महिला कमलेश कुमारी जिसमें शहीद हो गई थी। एशिया की सबसे बड़ी फोर्स है सर सीआरपीएफ, जिसने हमारे हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। और मैं उन हॉस्पिटल वालों को भी बताना चाहता हूं, जो हमारे सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री के जवान अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको टरका दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगा सर। जो 9 महीने अपने देश की सीमा पर रहते हैं उनका काम पहले करना चाहिए सर। अरे जिस हॉस्पिटल में जाओ बोले एक्टिवेट नहीं होगा, यहां एक्टिवेट नहीं होगा। अरे कहां होगा भाई? सरकार ने जब हमको सुविधा दी है तो उसका हमें लाभ उठाने दो। सर शिकायत के लिए एक वेबसाइट है सीआरपीएफ की। अगर कोई भी हॉस्पिटल आपको इनकार करता है जो सीजीएचएस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो आप शिकायत कर सकते हैं सर, कार्रवाई की जाएगी उस हॉस्पिटल के खिलाफ। लेकिन किसी जवान का हित होता हम नहीं देख सकते। जो जवान 9 महीने अपने घर से बाहर रहता है, मात्र 3 महीने अपने घर पर रहता है, और आप उसको इस तरह से उसकी बेइज्जती करते हो, कहां का न्याय है? इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। सबका सम्मान करना होगा, सबका साथ सबका विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की धारणा को लेकर चलना होगा। सर अफसोस होता है हमें जब किसी जवान के बारे में हम सुनते हैं कि उसको उस जवान की बेइज्जती कर दी सर, उस हॉस्पिटल से उसको निकाल दिया। क्या क्या तरीका है ये सर? टॉपिक पे आता हूं सर। तो हमने भाषा को 3 भागों में बांट दिया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब भाषा की परिभाषा हमने याद कर ली, लिपि की परिभाषा हमने याद कर ली। अब क्या चीज आता है दोस्तों कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है सर वर्ण। अगर हम हिंदी की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है? वर्ण।
वर्ण किसे कहते हैं सर? ये मतलब इसके 4 भेद कर दिए हमने। वर्ण, वर्ण के बाद दोस्तों शब्द, पद और वाक्य, और शब्द के आगे शब्दकोश कर दो आप। ये चीज है वर्ण। वर्ण क्या है सर हिंदी में? वर्ण वह है जिसके एक से और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि ध्वनि। वर्ण को ही अगर हम बोलना चाहें तो क्या हो जाएगी? ध्वनि। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी सर? वर्ण, जिसके एक से और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है सर। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है सर। जैसे ए प्लस आप जैसे ये लगा लो, आम प्लस आ प्लस सा। मतलब 2 शब्द कोई भी, आप कोई भी शब्द ले सकते हो। ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ, ए प्लस बे बराबर बा, यानी कि वह। इसी प्रकार आप 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। अब बात आता है कि शब्द का। इसके बाद आता है पद। शब्द यानी कि वाक्य में जो शब्दों का हम मतलब वाक्य में जिन शब्दों का हम उपयोग में लेते हैं, जिसका अर्थ सही समझ में आ जाए, उसे हम पद कहते हैं। और इसके बाद आता है वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को। अब ये सार्थक शब्द मैंने क्यों जोड़ा सर? मतलब जिसका सही अर्थ आ जाए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राधा पानी ला रही है, क्या हो जाएगा सर? राधा पानी ला रही है। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि राधा पानी ला रहा है? वो असार्थक होगा सर। जिसका अर्थ समझ में आना चाहिए। राधा पानी ला रही है, सार्थक। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। और शब्दों के भंडार को हम शब्दकोश कहते हैं। शब्दों के भंडार को ही हम क्या कहेंगे? शब्दकोश। सर ये जो संस्कृत है, सबसे पहले हमारी जो हिंदी भाषा है सर, हमने आपको बताया भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी सबसे ये किससे मानी जाती है सर? संस्कृत शब्द से। संस्कृत से, संस्कृत शब्द से मानी जाती है। संस्कृत और प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा, उसके बाद ही हिंदी भाषा आती है सर। अपभ्रंश भाषा, सूरसेनी भाषा है। कई भाषाएं, भाषाओं को हम बहुत भागों में बांटते हैं, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृति सर और संस्कार हमारी भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। ये संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति के, अपनी मातृभूमि के धरोहर के आधार पर जाना जाता है, अपनी सभ्यता के आधार पर जाना जाता है। आज देख रहे होंगे आप, रूस और यूक्रेन में महायुद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मजबूत इरादे के साथ यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और अपने आत्मबल के साथ डटे हुए हैं। सर किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं होती है सर, मानसिक ताकत की भी आवश्यकता पड़ती है।
शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, एक सही सुनियोजित योजना की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हिंदी का हमने छोटा सा चैप्टर लिया था सर। इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हिंदी भी हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, हिंदी व्याकरण के बारे में भी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। अपना भाई है सर, अरे जी जान लगा देंगे आपके लिए हम। जब भी मौका मिलेगा आपको पूरी कोशिश करेंगे पढ़ाने की, और आपसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप कमेंट करके हमें कुछ बताएंगे सर। कमेंट पक्का करें सर। जय हिंद, जय भारत।